क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेल बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस एंट्रेंस रिलेटेड चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, जैसे कि आपको पता होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल्स की मतलब कि साइटोप्लाज्म जो रहेगा एनिमल सेल्स में, ये क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल में आपको देखने को नहीं मिला, देखने को मिलेगा, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन होता है एनिमल केस में। तो ये क्या होता है, सिलेक्टिवली परमेबल होता है। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करके छोड़ेगा और कुछ चीज़ों को सिलेक्टिवली अलाउ नहीं करता है, ठीक है ना। परमेबल का मतलब है कि सबको अलाउ करेगा, ऐसा नहीं है। सेमी परमेबल का मतलब है कि आधा अलाउ करेगा आधा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। सिलेक्टिवली ये परमेबल होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेजोजोम्स ओ यार टेकन आज, मेजोजोम्स को हम क्या सोचेंगे, देखिए जैसे कि मेजोजोम्स क्या होता है, देखिए जैसे आपने पढ़े हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको एक ही मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उनमें सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, ठीक है। अच्छा, तो उनके अंदर इतना ज़्यादा कुछ चीज़ दिखने को नहीं मिलेगा, बस 70s राइबोसोम होता है इसी तरीके से, और कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। लेकिन हमारे यूकैरियोटिक के केस में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जहाँ पर एटीपी बनता है, ठीक है। उनके केस में क्या होता है ना, स्पेसिफिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इस तरीके से फोल्डेड हुआ है, ठीक है ना, बीच बीच में इस तरीके से फोल्डेड हुआ है, ताकि ये क्या करेगा, जो बहुत सारे फंक्शंस करता है। उस फोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं मेजोजोम्स। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशंस होता है, एंजाइम्स पाया जाता है, तो एटीपी बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। सेल डिवीजन में भी वो उनको हेल्प करता है। तो वो स्पेसिफिकली हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही ये फंक्शंस करता है, ठीक है, मेजोजोम्स। उसके बाद देखेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो था उसको सिंगर एंड निकलसन्स ने दिए थे, ठीक है ना, सिंगर एंड निकलसन्स ने दिए थे। उनकी कहना था कि उससे पहले बहुत सारे मॉडल था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल के बारे में वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो। सिंगर एंड निकोलसन्स की ये कहना था कि फॉस्फोलिपिड जो होते हैं अपने आप को दो लेयर में ऐसे अरेंज करके रखते हैं। किसी तरीके से अरेंज करते हैं, उनकी तरीका क्या है, उनकी जो पोलर हेड है वो आउटर सरफेस को रहेगा, पोलर हेड, यानी कि आउटर पोलर हेड जो होता है सरफेस, आउटर सरफेस में रहेगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये उनके अंदर वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये इस तरीके से रहेगा, ये साइटोप्लाज्मिक हिस्सा हो गया, ये आउटर मतलब कि एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक हिस्सा हो गया। यहाँ पर भी हेड इधर है, यहाँ पर क्योंकि वाटर इधर है, वाटर इधर भी है, तो इसलिए क्या होता है, उनकी हेड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक एंड पोलर होता है। ये नाम याद रखिए, पोलर हाइड्रोफिलिक, पोलर आ रहा है, हाइड्रोफिलिक, फिलिक का एल आ रहा है, लव। जो उनकी टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, याद रखिए, हाइड्रोफोबिक, एच आ रहा है, फोबिक में हेड। तो ये बोल रहा है अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, अपर लेयर नॉन पोलर बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक, पोलर लेयर जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, फोबिक नहीं। फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म ए बाईमोलिकुलर लेयर इन द मिडिल पार्ट, यस। यदि अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, उनमें उन्होंने ये बताए थे कि फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होता है, ऐसे प्रोटीन बीच बीच में पाया जाता है, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन होता है। जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे आपको प्रोटीन की लेयर देखने को मिलेगा, बीच में दो लिपिड की लेयर देखने को मिलेगा, फिर अंदर प्रोटीन देखने को मिलेगा। तो फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म है बायोमोलिकुलर लेयर, तो ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। प्रोटीन फॉर्म मिडिल लेयर नहीं, प्रोटीन मिडिल में नहीं है, लिपिड है, ठीक है। अच्छा, which of the following ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट रिक्वायर कैरियर मॉलिक्यूल, उनमें से कौन कैरियर मॉलिक्यूल्स नीड नहीं करता है, ये बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, यदि ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके बारे में यदि बात करेंगे, दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पासिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का मतलब है कि जहाँ पर एनर्जी की इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एटीपी हो जाएगा, एटीपी खर्चा होकर जो चीज़ें हो रहा है उसको हम एक्टिव कहेंगे। जहाँ पर एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसको हम पासिव कहेंगे, नो यूज ऑफ एटीपी, कोई भी एटीपी की इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि स्पेसिफिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है ना।
क्या होगा ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है, ये बोला है कि प्रोटीन। अच्छा, फिर होगा क्या, ये ट्रांसपोर्ट तो करेगा, वो तो सही है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बीच बीच में जो प्रोटीन होता है वो क्या करेंगे, ये फैसिलिटेट करते हैं, चीज़ों को अलाउ करते हैं, क्योंकि कोई जो चीज़ लिपिड सॉल्युबल नहीं हो कैसे आएगा फॉस्फोलिपिड बाइलर को क्रॉस करके। प्रोटीन एक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन्स में क्या, पैसिव में दो होता है, एक कहता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में कॉन्सेंट्रेशन एलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हैं, यहाँ पर लेस है, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, तो एक प्रोटीन कैरियर, कोई भी एनर्जी इस्तेमाल तो नहीं होगा, लेकिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल की जरूरत होता है, उसको हम फैसिलिटेट, मतलब कि उनकी जाने आने को फैसिलिटेट कर रहा है ना, प्रोटीन की इस्तेमाल होता है। ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सी चीज़ें हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन की जरूरत होगा, साथ साथ एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। सोडियम पोटेशियम पंप ही तो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो सिंपल डिफ्यूजन जो होता है उसमें आपको कोई भी यानी कि कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सेल वॉल इज प्रेजेंट एम। सेल वॉल आप याद रखिए, सेल वॉल जो होता है, आपको जो 5 किंगडम होता है ना, उनमें से 4 में सेल वॉल होता है, यानी कि किंगडम मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आपको फंजाई में सेल वॉल देखने को मिलेगा, कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं उनमें भी होता है सेल वॉल, और प्लांटी में भी, किंगडम प्लांटी में भी होता है। लेकिन सेल वॉल को बनाने वाले जो मटेरियल होता है वही डिफरेंट होता है। जैसे नाम नाग होगा आपका, कहाँ पर, बैक्टीरिया के। फंजाई की जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना हुआ है। प्रोटिस्टा की सेल वॉल वो डिपेंड करेगा, प्लांट से बना हुआ प्रोटिस्टा है ना, या फंजाई से बना हुआ। मान लीजिए ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिसमें काइटिन प्रेजेंट होता है, तो प्रोटिस्टा है ना, ये डिफरेंट वेरी करता है उनका। और प्लांट में जो होता है वो सेलुलोज से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, algal सेल, ऑल ऑफ द आंसर, ऑल ऑफ द हो जाएगा। माइक्रोट्यूबुल्स, मोटर प्रोटीन एंड एक्टिन फिलामेंट्स आर ऑल पार्ट ऑफ द, ये किसकी पार्ट होता है, ये तीनों, ये तो आपकी साइटोस्केलेटन हो गए, ठीक है, साइटोस्केलेटन। ये बोल रहा है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं, रफ एंडोप्लाज्मी, साइटोस्केलेटन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यस, ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और ये साइटोस्केलेटन होता है। यानी कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी की शेप कैसे होगा, हमारे बोन रहता है, बोन के ऊपर मसल्स है, मसल्स के ऊपर स्किन है। काव की बॉडी यदि देखोगे, उस काव जैसे ही होता है ना। तो स्पेसिफिकली यदि हम बात करेंगे, तो ये सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है, इसलिए हम उसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, गोल्गी बॉडी इज एसोसिएटेड विथ, गोल्गी बॉडी किसके साथ एसोसिएटेड है। स्पेसिफिकली यदि सेल में बात करेंगे, सेल के अंदर क्या होगा, ऐसे न्यूक्लियस रहा है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे जुड़ी हुई है। और यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच है तो रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। एक बार प्रोटीन, राइबोसोम ही तो प्रोटीन बनाता है, यदि प्रोटीन बन जाएगा, बनने के बाद मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटीन की ज़रूरत है, तो सेल क्या करेगा, गोल्गी के पास भेजेगा, गोल्गी पैकेट करके उसको यहाँ पे भेज देगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलर, उसके साथ साथ प्रोटीन होता है, तो उसको भेजेगा। तो पैकेजिंग, स्टोरेज मटेरियल, सेल प्लेट फॉर्मेशंस, प्लांट सेल्स के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशंस में गोल्गी बॉडीज की रोल रहता है। सिक्रेशन ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस, यानी कि बहुत सारे एंजाइम्स उसके अंदर पाए जाते हैं, उसको सीक्रेट आउट कर लेता है। जैसे स्पर्म की एक्रोजोम्स में जो एंजाइम्स होता है, स्पर्म की जो एक्रोजोम होता है, उस किस में बनी हुई है, वो गोल्गी में बनी हुई है। तो आंसर आपका यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is a part of endomembrane system and the eukaryotic system? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम याद रखिए, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, वहां से चीजें बनता है, बनने के बाद गोल्गी के पास जाएगा पैकेजिंग करने के लिए। गोल्गी क्या करेगा, कुछ वेसिकल्स बना के भेजेगा, लाइसोजोम्स होता है, ठीक है, लाइसोजोम्स होता है, लाइसोजोम्स के बाद वैक्यूल आएगा। मतलब कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आपको इतने सेल ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं, ठीक है। यदि कभी भी पूछा जाएगा ग्रॉल सिस्टम या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम उसको कहते हैं। तो पेरोक्सिजम नहीं आएगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा, तो गोल्गी बॉडीज आ जाएगा, ठीक है, गोल्गी बॉडीज। नेक्स्ट, ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल इज, तो याद रखिए मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसका डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोकैरियोटिक में तो बिल्कुल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होगा, यूकैरियोटिक्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में आपका न्यूक्लियस आ जाएगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, आपका क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, ठीक है।
इसको भी ऐसे याद रखो, देखिए न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी सर्कुलर डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी वही चीज़ है। जिसके पास, ऐसे याद रखिए, जिसके पास न्यूक्लियस है उसको थोड़ा प्रोटेक्शन की ज़्यादा जरूरत है, ऐसा सोच के याद रखिए, ऐसा हालांकि नहीं है। डबल मेम्ब्रेन हो गया, और एक होता है नो मेम्ब्रेन, बिल्कुल मेम्ब्रेन नहीं होता है आपका राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में होता है। आपने और एक चीज में पढ़ा है ना प्रोकैरियोटिक का, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोई भी सेल, एक ही सेल मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन होता है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा आपको कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दिखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो भी रहेंगे सबका सिंगल मेम्ब्रेन होता है। क्वेश्चन पूछा है सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, राइबोसोम का तो बिल्कुल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट का तो 2 है, माइटोकॉन्ड्रिया का तो 2 है, तो बच गया क्या, लाइसोसोम्स। आंसर लाइसोसोम्स हो जाएगा। Which of the following organelle is directly connected to the outer membrane of the nucleus? Obviously क्या है, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या आउटर मेम्ब्रेन से के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स डिफर फ्रॉम, तो जैसे कि देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है, यदि राइबोसोम्स अटैच्ड है तो हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहेंगे, यदि नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, ठीक है, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्बोहाइड्रेट एंड आपके लिपिड्स यानी कि स्टेरॉइड्स वगैरह बनाते हैं। तो ये दोनों डिफर ओनली प्रेजेंस एंड एब्सेंस नहीं, बोथ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम एंड देयर फंक्शंस, क्योंकि काम भी अलग अलग होता है ना। अच्छा, F1 पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट्री पार्टिकल आर प्रेजेंट इन, अच्छा जैसे देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, ये आउटर मेम्ब्रेन रहा है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन रहा है, ये आपकी मतलब इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड है, उसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। इस इनर मेम्ब्रेन में आपको इस तरीके से लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल, ठीक है, या ऑक्सीजन हम कहते हैं। एक्चुअली एटीपी जो सिंथेसिस होता है यहाँ पे होता है, ठीक है, तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एनर्जी ट्रांसड्यूसर, ऑब्वियसली एनर्जी ट्रांसड्यूसर होता है, यानी कि जैसे क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, ये क्या करेगा, सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विथ ERGB, ये दे रखा है कि नॉट कोऑर्डिनेटेड, क्या नॉट कोऑर्डिनेटेड होता है, ये तो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड ही होता है। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी ना, ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीजें बनेगा, गोल्गी के पास जाएगा पैकेजिंग होने के लिए, फिर लाइसोसोम्स पैकेज करेगा, वैक्यूल भी पैकेज करके भेजेगा, तो नॉट कोऑर्डिनेटेड दे रखा है, ये तो गलत हो जाएगा। इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन कॉजेस डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द यूकैरियोटिक सेल्स, यस, यूकैरियोटिक्स के अंदर क्या होता है, हमारे सेल्स के अंदर इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया की अलग एनवायरनमेंट है, गोल्गी की अलग है, तो फंक्शंस भी अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है, गोल्गी पैकेज करके भेज रहा है, ठीक है, तो इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर हो चुका है, तो अच्छे से काम चल रहा है, ठीक है, तो ऑप्शंस बी जो है इनकरेक्ट है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल्स, सेमी का मतलब है कि आधा, ठीक है, हाफ, ऑटोनोमस का मतलब होता है कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होता है। स्पेसिफिकली जो हमारे जो सेल्स होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है ना, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, डीएनए से बनता है आपका आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, ठीक है। कोई भी कोई भी सेल ऑर्गेनेल जो भी फंक्शंस करेगा उसको एंजाइम्स की जरूरत होता है, और आपको पता होगा ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, सारे कुछ एंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए हैं, एक्सेप्शंस कुछ है, कुछ राइबोजाइम्स जो होता है आरएनए में बना हुआ है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है प्रोटीन से बने हुए हैं। तो कोई भी सेल ऑर्गेनेल अपनी फंक्शंस करने के लिए जो प्रोटीन की जरूरत करेगा तो कहाँ से आएगा, तो न्यूक्लियर डीएनए से जो आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है उससे, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस उसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपनी क्या है, सर्कुलर डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल की बात करेंगे, उसमें भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, तो इसलिए उनके लिए जो जरूरत होता है उनमें से कुछ, ठीक है ना, कुछ ऐसे होता है, कुछ काम खुद ही कर लेता है, इसलिए हम उसको कम्प्लीटली नहीं कर सकता है, और कुछ चीज़ों के लिए न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए वो अपनी सर्कुलर डीएनए से काम चला लेता है, मतलब कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना के। तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि उनके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, मोस्ट अबांडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड जो होता है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, 70s राइबोसोम्स, याद रखिए
70s राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जब भी कोई पूछेगा 70s राइबोसोम क्या प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होता है, आंसर होगा यस। लेकिन 80s जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है, लेकिन 70s क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो गया, राइबोसोम्स के अंदर हो गया, इसलिए हम उसको बोलेंगे क्या, आपकी दोनों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइलेशंस, ग्लाइकोसाइलेशंस में जो सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है, जो कि ग्लाइकोसाइलेशंस में हेल्प करेगा। तो आंसर हो जाएगा आपकी क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा क्यों ग्लाइकोसाइलेशंस क्या होता है ना, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर प्रोटीन बनने के बाद, क्योंकि राइबोसोम यहाँ पे अटैच्ड है, बनने के बाद ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन के अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट वगैरह जुड़ता है, मैनोज वगैरह, ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके, इसको हम बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, राइबोसोम्स जो होता है वो आपकी आरएनए एंड प्रोटीन से बनी हुई है। फिर आरएनए की बात करेंगे, कौन सी टाइप की आरएनए होता है, जैसे आपको पता होगा 3 तरीके के होता है, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। तो स्पेसिफिकली जो आरआरएनए होता है उसमें आपका बना हुआ है राइबोसोम्स। ठीक है, आरएनए एंड प्रोटीन ये कॉम्बिनेशन रहेगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पेरोक्सिसोम्स आर रिच इन, पेरोक्सिसोम्स जो होता है इसके अंदर आपको कैटालाइटिक एंजाइम्स जिसमें देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे हो गया, पेरोक्सीडेज एंजाइम्स क्या करेगा, वाटर एंड उसको, क्योंकि ये बॉडी के लिए सेल के लिए हार्मफुल होता है, उसको तोड़ के ये वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, अच्छा तो इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट, एंजाइम सर्कुलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या होता है, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करेगा। याद रखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 तरीके का होगा, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो उसके बाद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। याद रखिए जो आपकी अल्कोहलिक पर्सन्स होते हैं उनकी लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि हर दिन उसकी डिटॉक्सिफाई करना है उनके अल्कोहल को। तो इसलिए जो नॉर्मल उनकी जो तबीयत बिगड़ने से जो मेडिसिन दवा लेते हैं तो उसको कोई असर नहीं डालेगा, क्यों, क्योंकि उनकी जो लिवर है उसको डिटॉक्सिफाई कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये फंक्शंस रहता है प्रोटीन, क्यों, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, स्मूथ वाला डिटॉक्सिफाई करेगा। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जाल जैसे फैला हुआ है पूरा का पूरा सेल, तो ये एक शेप भी प्रोवाइड करता है सेल को। सिलिया एंड फ्लाजेला हैव बोथ 9+2 अरेंजमेंट रहता है। सिलिया फ्लाजेला को यदि आपने, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना एक सेल के अंदर ऐसे है, तो इसको यदि आप ऐसे कट करोगे तो आपको कुछ ऐसे राउंड सा नजर आएगा। इस राउंड्स को यदि हम देखेंगे वहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट है। मान लीजिए यहाँ पर ये है, ये एक रहेगा 9+2, मतलब 2 है लेकिन 9 है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 अपनी 2 होता है नंबर में 2, मतलब कि 9 होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है सिलिया फ्लाजेला दोनों। ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, सिलिया फ्लाजेला जो होता है मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओनली प्रेजेंट इन प्रोटोजोन एनिमल नहीं वो आपकी क्या होता है यूकैरियोटिक में होता है। ओनली आउटग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्म, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल रही है, आउट साइटोप्लाज्म के नहीं। द मेन ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड रिटेनिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशंस, डेस्टिनेशंस में भेजने के लिए जो काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपकी गल्गी से जाएगा, तो यहाँ पे आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।